सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रारंभ में कहा था कि आप मेरे 3 वीडियो सुनिएगा। मनोविज्ञान शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपकी जो विचारधारा थी कि हमें मनोविज्ञान की भाषा समझ में नहीं आती है, मनोविज्ञान के प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं याद नहीं होती है, मनोवैज्ञानिकों के नाम याद नहीं होते। जिस किसी भी विद्यार्थी ने इससे पहले के 3 वीडियो देखे हैं उन्हें के मन से ये समस्त विभ्रांतियां दूर हो गई है। अब अगर फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं समझ में आता है, तो उसे तैयारी करना बंद कर देना चाहिए। उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी मानसिकता यह है कि मुझे समझ में नहीं आएगा। जब तक हम किसी भी कार्य के प्रति मानसिकता को प्रबल नहीं बनाएंगे, पूर्ण निष्ठा भाव से किसी कार्य को नहीं करेंगे, तब तक उस कार्य में आपको सफलता तो नहीं मिलेगी। इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे आगे अगले और शानदार टॉपिक पर, जिस टॉपिक में संपूर्ण टॉपिक में आज आपका प्रारंभ करूंगा और पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उस टॉपिक में से आपके एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। क्या आएगा उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा पूरी तरह से। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस वीडियो में कुछ हटकर अपने काम करेंगे। वो कहाँ करेंगे वो आपको जब लगातार देखोगे उस समय पता लग जाएगा। इस वीडियो के तहत मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा और उन 5 प्रश्नों का आंसर मैं आज नहीं बताऊंगा, केवल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। कौन से समय दिए जाएंगे, कहाँ दिए जाएंगे, यह भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो के दौरान कहीं भी आपको 5 प्रश्न दिए जा सकते हैं और उन प्रश्नों का आंसर आपको स्वयं को आपके विवेक के आधार पर निकालना है कि आपका आंसर क्या होगा, और कमेंट के माध्यम से शो करना है कि इसका आंसर यह होगा, ठीक है। और अब अपन अपने टॉपिक पर बातचीत करते हैं। उन 5 प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उनका आंसर निकालने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। जैसा कि हम बात करने वाले हैं आज किस टॉपिक के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में। यह टॉपिक 2 टॉपिक आपके पास होते हैं इससे संबंधित, अभिप्रेरणा, और जहाँ अभिप्रेरणा है वहाँ पर आपका एक शब्द और आता है पुनर्बलन। तो पहले अपन देख लेते हैं क्या अभिप्रेरणा। अब जैसे बात आती, देखो पहली बात तो क्या कि बिना अभिप्रेरणा के किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को तैयार नहीं किया जा सकता है। तो बस आपको पहली बात ही याद रखनी है, किसी भी व्यक्ति को कार्य के लिए तैयार करने के लिए उसे क्या प्रदान करना होगा, अभिप्रेरणा, जो कि आपकी भाषा में इसे कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहेंगे, मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसे कहते हैं गति प्रदान करना। क्या कहेंगे, गति प्रदान करना, या यूं कह सकते हैं आगे बढ़ाना। क्या कहेंगे, आगे बढ़ाना, या और भी कुछ आप कहना चाहो तो कह सकते हो। वैसे इसका वास्तविक अर्थ यही होगा, अभिप्रेरणा अंग्रेजी का शब्द क्या होगा, मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा का कौन सा शब्द, मोटम। ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा, प्राचीन समय में ऐसे पूछता था, वर्तमान में ऐसा नहीं आता है, ठीक है। मोटम शब्द जिसका कि अर्थ क्या होगा, गति प्रदान करना। मतलब यह है कि जो कोई भी कार्य रुका हुआ है उसे आगे बढ़ाना, ठीक है। अब देखिए कार्य में क्या होता है कि कार्य रुका हुआ है, किसी ने धक्का मारा, आगे बढ़ा दिया, और कार्य में अगर निरंतरता आ जाती है तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, और अगर निरंतरता नहीं आती है तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो भावार्थ क्या हो जाता है कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, किसी भी कार्य को आरंभ करके जारी रखकर लक्ष्य तक नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अभिप्रेरणा। क्या याद रखोगे, किसी भी कार्य को आरंभ करके जारी रखकर लक्ष्य तक नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया। ये याद रखिएगा आप, लक्ष्य तक नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया। किसको, कार्य को बनाए रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। किसके अनुसार, गुड के अनुसार। यह आपकी एक परिभाषा बन जाती है। क्या परिभाषा,
किसी कार्य को आरंभ करके जारी रखकर लक्ष्य तक नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। किस विचारक के अनुसार? तो क्या बता दोगे? गुड के अनुसार। सबसे शानदार अभिप्रेरणा की परिभाषा जो दी जाती है वह आपकी किसके? देखो, अभिप्रेरणा में से लगभग हर परिस्थिति में परिभाषा बनती है और इन परिभाषाओं को अगर आप याद रखेंगे तो अभिप्रेरणा की समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विशेषताएं उसमें से ही बाहर निकल कर आ जाएगी। देखो, एक विशेषता हो गई, कार्य को नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया कौन कह रहा है? गुड। और इससे भी अच्छी वाली शानदार परिभाषा देता है आपको कौन देता है? सिम्पसन ब्लेयर। कौन देता है? सिम्पसन ब्लेयर। तो सिम्पसन ब्लेयर क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को वातावरण में आवश्यकता अनुसार, ये बहुत अच्छी परिभाषा जिसे अपन कह सकते हैं, वातावरण में आवश्यकता अनुसार लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। ये यहां पर इस परिभाषा में से देखिएगा, आपके सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, ठीक है, परिभाषा कौन दे रहा है? सिम्पसन ब्लेयर। पहला प्रश्न आपका जो बनता है वह क्या? अभिप्रेरणा है। तो ऑप्शन में लिखा होगा क्या? आंतरिक शक्ति। ऑप्शन में क्या लिखा होगा? आंतरिक शक्ति। आपका क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट प्रश्न दे देता है आपको, क्या प्रश्न देता है? किस विचारक के अनुसार अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को वातावरण में आवश्यकता अनुसार लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। आंतरिक शक्ति वातावरण में आवश्यकता अनुसार लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। कौन कह रहा है? सिम्पसन एवं ब्लेयर। और इससे भी बढ़िया जो प्रश्न होता है वह यह है कि अभिप्रेरणा का जन्म होता है। प्रश्न अपना क्या? अभिप्रेरणा का जन्म होता है। तो क्या बताओगे? आवश्यकता के फलस्वरूप। ठीक है, अपन कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का जन्म कब होगा? व्यक्ति प्रेरित कब होगा? किसी कार्य को करने की इच्छा कब होगी? जब उसे कार्य करने की आवश्यकता होगी। जब व्यक्ति पानी के पास कब जाएगा? जब उसे प्यास लगेगी। खाना कब बनाओगे? जब भूख लगेगी। नौकरी करने की, शिक्षक भर्ती की जरूरत क्यों है? क्योंकि पैसा कमाना है, और पैसे की क्या है? आवश्यकता है। जब आवश्यकता है तो व्यक्ति प्रेरित होगा, और प्रेरित होगा तो अपनी इच्छा से कार्य करेगा, और इच्छा से कार्य करना मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न निकल कर आ गया। व्यक्ति स्व इच्छा से कार्य करता है। किसके माध्यम से? आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से। इसलिए मैंने इस बात पर बल दिया कि यह परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, इसी संदर्भ में एक और व्यक्ति जो कि अच्छी परिभाषा देता है, मनक का नाम है गिलफर्ड। कौन व्यक्ति? गिलफर्ड, जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत देता है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत देता है, जिसे अपन बोलते हैं SOI मॉडल। ठीक है, वह सिद्धांत कौन? गिलफर्ड। और गिलफर्ड अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हैं किस रूप में? बहुत शानदार तरीके से। अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। क्या याद रखोगे? अभिप्रेरणा सतत प्रक्रिया है जो कार्य को आरंभ करके नियमित बनाए रखती है। नियमित बनाए रखती है। इतनी बड़ी रामायण अपने को याद नहीं रखनी है।
आप लोग जब मेरे को सुन रहे हो तो आपको केवल एक तो क्या नाम याद रखना है, गिलफर्ड, और केवल क्या याद रखना है, सतत प्रक्रिया। खत्म बात, रटनी नहीं है। आप तो क्या करते हो, रटने बैठ जाते हो परिभाषाओं को, अभिप्रेरणा सतत प्रक्रिया, अभिप्रेरणा सतत प्रक्रिया। अरे रहने दो, अभिप्रेरणा को सतत प्रक्रिया कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, गिलफर्ड। और अभिप्रेरणा नियमित कार्य को बनाए रखती है, लक्ष्य तक निर्देशित करती है, तो कौन कहता है, गुड। और अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है जो वातावरण में आवश्यकता अनुसार लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, तो कौन कहता है, सिम्पसन ब्लेयर। और एक और अच्छी परिभाषा आपके सामने आ जाती है, किसकी, वुडवर्थ की। किस मनोवैज्ञानिक की, वुडवर्थ की। ये आदमी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो क्या कि जैसे बात आ जाती है कि वुडवर्थ ने व्यवहार को परिभाषित किया, और व्यवहार के लिए वुडवर्थ क्या कहता है कि मनोविज्ञान प्रकृति के विभिन्न घटकों के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, वुडवर्थ ने, ठीक है। फिर इसी संदर्भ में अगर बातचीत करें तो वुडवर्थ क्या कहता है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का अध्ययन करता है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो वुडवर्थ जो है वातावरण के संदर्भ में भी कहता है, वातावरण के संदर्भ में क्या कहता है कि वंशक्रम के संदर्भ में क्या कहता है, वंशक्रम से अभिप्राय उन समस्त घटकों से है जो मनुष्य में उसकी उत्पत्ति के समय थे। कौन कहता है, वुडवर्थ। अभिप्रेरणा को वुडवर्थ परिभाषित करते हैं, क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा कारक या दशा है। क्या बोला, अभिप्रेरणा कारक या दशा है जो निश्चित उद्देश्य के प्रति निश्चित व्यवहार प्रकट करती है। अच्छी परिभाषा, पर इसमें भी इतनी बड़ी रामायण आपको याद नहीं रखनी, ये तो मेरे को याद रखनी थी, ये काम मेरा है, परिभाषा याद रखना, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, खत्म बात। क्या, निश्चित उद्देश्य निश्चित व्यवहार। निश्चित उद्देश्य के प्रति निश्चित व्यवहार प्रकट करना अभिप्रेरणा का काम है। किसके अनुसार, वुडवर्थ। क्या याद रखोगे, निश्चित उद्देश्य के प्रति निश्चित व्यवहार। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। अब आता है आपका फेवरेट मनोवैज्ञानिक। अब आप जानते हो आपका फेवरेट कौन है, क्रो एंड क्रो। कौन, क्रो एंड क्रो, ठीक है। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, वैसे मना क्यों, अच्छा था ये, अच्छी बात इस आदमी ने करी। और क्या बोला कि प्रेरणा सीखने वाले को, प्रेरणा सीखने वाले को कार्य के लिए तैयार करती है। इतना आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पर आपको क्या याद रखना है वो आप आगे देखो। प्रेरणा सीखने वाले को कार्य के लिए तैयार करती है, जिससे, ये याद रखना है आपको, जिससे उसका मानसिक विकास होता है। खत्म बात, मानसिक विकास होता है। अब इस परिभाषा में ये याद रखो, मानसिक विकास, ठीक है। अब इस परिभाषा प्रश्न को वो ऐसा पूछेगा ही नहीं कि किस विचारक के अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए तैयार करती है जिससे उसका मानसिक विकास होता है, ऐसा नहीं कहेगा। प्रश्न आप लोगों को क्या देगा, किस विचारक के अनुसार प्रेरणा मानसिक विकास में सहायक है। प्रश्न क्या आएगा, किस विचारक के अनुसार प्रेरणा अभिप्रेरणा, प्रेरणा मानसिक विकास में सहायक है। तो क्या बताओगे, क्रो एंड क्रो के अनुसार। याद रहेगा, अभिप्रेरणा मानसिक विकास में। देखो बात क्या आती है, सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं,
पढ़ते हैं और पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो याद होगा, और याद होगा मतलब मानसिक विकास हो रहा है। तो मानसिक विकास की विशेष बात है। जब अपन बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो बुद्धि के लिए मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि बुद्धि धातु नहीं है, परंतु बुद्धि में जंग लग जाता है। किस आधार पर? उपयोग और अनुपयोग के आधार पर। अगर बुद्धि का उपयोग करेंगे तो बुद्धि तेज तर्रार हो जाएगी, और उपयोग नहीं करेंगे तो बौद्धिक स्तर धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए बुद्धि की आपके सामने एक विशेषता निकल कर आ जाती है, क्या कि बुद्धि स्थायी है या परिवर्तनशील है। तो क्या बताओगे? बुद्धि परिवर्तनशील है, बुद्धि गत्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अपन आगे बात कर रहे थे किसके बारे में? क्रो एंड क्रो के बारे में। आपको क्या याद रखना है कि अभिप्रेरणा मानसिक विकास में सहायक है। और एक शानदार बढ़िया मस्त परिभाषा देता है आपको कौन? थॉमसन। कौन देता है? थॉमसन। और थॉमसन क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा रुचि उत्पन्न करने की प्रथम कला है। अभिप्रेरणा रुचि उत्पन्न करने की प्रथम कला है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? तो क्या बताओगे? थॉमसन। आगे अपन थॉमसन को फिर पढ़ेंगे, क्योंकि इसने प्रेरकों का वर्गीकरण किया है। क्या किया है? प्रेरकों का वर्गीकरण किया है। जब आपको इसी अभिप्रेरणा टॉपिक में, भाई अभिप्रेरणा कौन देगा? प्रेरक। ठीक है ना। आगे इसको अपन देखेंगे, जिसको आप बोलते हो क्या प्रेरक ही क्या है? चालक। ठीक है, जो एक नया शब्द आता है क्या? अंतर्णोद। ठीक है, उसके संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करूंगा, आप लोग इन चीज़ों को देखिएगा। थॉमसन क्या कहता है कि अभिप्रेरणा रुचि उत्पन्न करने की प्रथम कला है। एक विशेषता फिर निकल कर आ गई। क्या विशेषता निकल कर आ गई? कि अभिप्रेरणा रुचि उत्पन्न करने में सहायक है। क्या विशेषता बन गई अभिप्रेरणा की? अभिप्रेरणा रुचि उत्पन्न करने में सहायक है। ठीक है, एक और परिभाषा के बारे में अपन बात करते हैं। फ्रेंडसन, आपका भतीजा, अरे भतीजा इसलिए लिए फ्रेंड, और फ्रेंड का सन, ठीक है, मतलब आपका भतीजा ही हुआ ना। ठीक है, तो फ्रेंड सन क्या कहता है? सफल परिणाम अधिक प्रेरणा देते हैं। ये याद रखो। फ्रेंडसन ने क्या बोला? सफल परिणाम अधिक प्रेरणा देते हैं। किस विचारक के अनुसार? फ्रेंडसन के अनुसार। अब इसी संदर्भ में पता है आप लोगों के साथ में एक शानदार वाला प्रश्न उसने दिया। क्या? प्रथम कार्य के बाद सफलता से प्रभाव, प्रथम कार्य के बाद सफलता से संतुष्टि प्राप्त होती है, जिससे कि व्यवहार पर स्थापित होता है। ठीक है, अब वो आपको क्या देगा? भग्नाशा, अभिप्रेरणा, प्रभाव या तत्परता। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सीधा सा प्रश्न। क्या प्रश्न है? प्रथम कार्य के बाद सफलता या असफलता से संतुष्टि या असंतुष्टि प्राप्त होती है, जिससे अगले कार्य पर स्थापित होता है। ठीक है, तो क्या बताओगे? अभिप्रेरणा, भग्नाशा, प्रभाव या तत्परता? तो यहाँ ये जो विचार, ये प्रश्न मैंने जो बोला है वह किसका विचार है? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा? संयोजन का सिद्धांत। अरे संयोजन मतलब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आपने तो एक ही याद है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। अरे उसके और भी नाम, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, संबंध का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, ये सब किसके नाम है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम है। जब इन सिद्धांतों को अपन पूरे नामों को याद रखेंगे, आपका एक प्रश्न सही हो जाता है। तो मैंने जो अभी ये प्रश्न बोला था, प्रथम कार्य के बाद
सफलता असफलता से संतुष्टि या असंतुष्टि प्राप्त होती है, जिससे अगले कार्य में, तो यहां पर आता है प्रभाव स्थापित होता है। फिर प्रभाव के बाद क्या आती है? तत्परता आती है, और तत्परता से क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, और अभ्यास के माध्यम से त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है। किस विचारक के अनुसार? थार्नडाइक के अनुसार। अभी मैं बात कर रहा था किससे? फ्रेंड्स। देखो बात क्या है कि आप अगर मुझे सुनोगे तो आप कभी भी मत सोचना कि अभी प्रेरणा पढ़ा रहा हूं तो अभी प्रेरणा की बातचीत करूंगा। नहीं, मनोविज्ञान में किसी भी टॉपिक की, किसी भी क्वेश्चन की मैं बात कर सकता हूं, आपको ये रटा रटाया माल में नहीं दूंगा। और आप लोगों को रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, HM तमाम शिक्षक भर्ती के जो भी पेपर आते हैं, इन वीडियो के माध्यम से उनमें 80% अंक लाने के योग्य मैं बना दूंगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि 30 में से 30 सही कर देंगे, ठीक है? 30 में से 30 जरूरी नहीं, 1-2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जिसके आंसर जिसने पेपर बनाया उसको भी नहीं आते, क्योंकि आप जानते हो 1-2 क्वेश्चन तो डिलीट होते हैं कि नहीं होते। तो ये सब मैं नहीं कहूँगा कि 30 में से 30 आ गए, अरे हमारे साहब 3 क्वेश्चन तो डिलीट ही हो गए, तो 30 में 30 कैसे आए? तो ये सब फालतू बातें है ना। अपने को क्या करना है? टीचर बनना है। तो उसके लिए आपको चेतन अवस्था में रहकर पूर्णतः सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपका समय बिल्कुल खराब नहीं होगा, और प्रत्येक शब्द में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, पर आपको सुनना तो पड़ेगा। तो देखिए मैंने बोला था फ्रेंडसन क्या कहते हैं? सफल परिणाम अधिक प्रेरणा देते हैं। किस विचारक के अनुसार? फ्रेंडसन के अनुसार। एक और अच्छी परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, वह क्या? गेट्स के अनुसार। किस विचारक के अनुसार? गेट्स के अनुसार। तो गेट्स क्या कहता है? अभिप्रेरणा मनोशारीरिक दशा है। अभिप्रेरणा क्या है? मनोशारीरिक दशा है जो विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा, अब देखो पहली चीज तो क्या? अभिप्रेरणा का संबंध होता है शारीरिक गतिविधियों से मानसिक। ये प्रश्न इस तरह के परेशान करते हैं, शारीरिक गतिविधियों से, मानसिक गतिविधियों से, दोनों प्रकार की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताओगे? अरे बताना क्या है, लिखा ना, मनोशारीरिक, मानसिक और शारीरिक, ठीक है। अब प्रश्न उसने आपको क्या दिया कि कोई भी बच्चे से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है जब वो शारीरिक रूप से तैयार हो या मानसिक रूप से तैयार हो या दोनों प्रकार से। तो क्या बताएंगे? दोनों प्रकार से। व्यक्ति शारीरिक भी तैयार होना चाहिए और मानसिक भी तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे कि मनोशारीरिक दशा है जो विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है। किसने कहा? गेट्स के अनुसार। अब इन परिभाषाओं में से आपके कई चीजें, कई अभिप्रेरणा की विशेषताएं निकल कर बाहर आ जाती है। पहली चीज क्या? अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करके नियमित बनाए रखती है। सेकंड बात क्या? अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है। थर्ड बात क्या? अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता के फलस्वरूप होता है। अगली बात क्या? कि अभिप्रेरणा लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। इसका मतलब अभिप्रेरणा की दिशा होती है। क्या याद रखोगे? अभिप्रेरणा की दिशा होती है, इसलिए बोला कि अभिप्रेरणा लक्ष्योन्मुखी होती है। अभिप्रेरणा क्या होती है? लक्ष्योन्मुखी होती है। अभिप्रेरणा की दिशा होती है किस ओर? लक्ष्य की ओर, ठीक है। फिर वापस क्या याद रखना है? अभिप्रेरणा प्रदान करता है कौन? प्रेरक। अभिप्रेरणा कौन प्रदान करेगा? प्रेरक प्रदान करता है। अभिप्रेरणा रुचि उत्पन्न करने में सहायक है। अभिप्रेरणा समायोजन में सहायक है। अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण का एक माध्यम है। अभिप्रेरणा मानसिक विकास में सहायक है। अभिप्रेरणा का संबंध शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के घटकों से होता है। याद रहेगा ये सब चीजें। अब मैं आपको अच्छी ओर लेकर चलता हूं। ये देखो, ये प्रश्न अगर परिभाषा बननी होगी तो इनमें से बन जाएगी, ठीक है ना। अब मैं जहां से आपका प्रश्न आता ही है, 15 मिनट में उन चीजों पर बातचीत अपन करते हैं, ठीक है। आइएगा, प्रश्न कहाँ आता है? अभिप्रेरणा के प्रकार एवं स्रोत। क्या? अभिप्रेरणा के प्रकार एवं स्रोत। तो बात करते हैं अपन किसके बारे में? अभिप्रेरणा के प्रकार
एवं स्रोत। जब बात आती है, मैंने वैसे आपको कई बार बता दिया ना इन 3-4 वीडियो के अंदर, ठीक है ना, कि अभिप्रेरणा के प्रकार कितने हैं, आप सब बता दोगे क्या कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार है। एक तो क्या, आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या? आंतरिक अभिप्रेरणा। कई व्यक्ति क्या बोल देते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा, कांधे जन्मजात। अरे जन्मजात प्रेरक होता है, अभिप्रेरणा जन्मजात शब्द का प्रयोग नहीं होता। प्रेरक में जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। क्या? जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक जिनका वर्गीकरण करता है अब्राहम मैस्लो। कौन करता है? अब्राहम मैस्लो, ठीक है, जिसने अधिगम में आवश्यकता का सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं मैस्लो की हायरार्की, जिसके तहत अब्राहम मैस्लो ने जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कि सर 5 कौन कौन सी? तो भी बता ही देता हूं। पहली कौन सी? दैनिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मानुभूति की आवश्यकता, ठीक है। जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता क्या? आत्मानुभूति, ठीक है। और जीवन की निम्नतम आवश्यकता क्या? भोजन। इसके पहले अगर मैं आपसे पूछ लेता कि निम्न में से जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता है और उसमें लिख देता भोजन, तो अपन कहते सबसे पहले भोजन। अरे जो सबसे पहले वो सबसे नीचे है, जो सबसे पहले वो क्या है? सबसे नीचे। अपने मकान में 8 सीढ़ियाँ लगी हुई है, तो जो सबसे पहले सीढ़ी लगाई थी वो कहाँ है? सबसे ऊपर या सबसे नीचे? अब कहोगे सबसे नीचे, मतलब जो प्रथम है वो कहाँ आता है? सबसे नीचे, और सर्वोच्च है वो कहाँ आता है? सबसे बाद में। तो स्वतंत्रता की आवश्यकता, आत्मानुभूति की आवश्यकता अब्राहम मैस्लो की हायरार्की के तहत कौन सी आवश्यकता है? 5वीं आवश्यकता। ये बताएंगे अपन आगे जब अधिगम पढ़ाऊंगा ना। तुम अधिगम के तहत साहचर्यवादी सिद्धांत, क्षेत्रवादी सिद्धांत और मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांतों में महत्वपूर्ण योगदान देता है कौन? अब्राहम मैस्लो। वहाँ अपन बात करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये अब्राहम मैस्लो का प्रश्न बार बार आता है पर गलत जाता है, इस बार नहीं जाएगा, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने प्रेरकों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। उन पर अपन चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन निकलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। आप कभी भी देखो, पहली बात तो क्या, ये मत सच करो कि ये थोड़े ना आएगा, अरे ये नहीं आएगा तो तू बता दे क्या आएगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। मेरे को 2 ही बातें होती हैं, या तो कोई चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। आपने कहा कि ये गलत है तो फिर सही बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं पता। तो जब तक आप गलत को गलत सिद्ध नहीं कर सकते तो सामने वाले बताने वाला सत्य है, ये आप निश्चिंत याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक तो क्या आंतरिक अभिप्रेरणा और एक क्या बाह्य अभिप्रेरणा। एक तो क्या हो जाएगी आंतरिक और एक क्या हो जाएगी बाह्य अभिप्रेरणा। अब जब मैं बात करता हूं, अब गौर से सुनना आप लोग, किसकी? आंतरिक की। तो क्या याद रखोगे कि अभिप्रेरणा का, लिख लीजिएगा आप, अभिप्रेरणा का वह प्रकार जिसके तहत, अभिप्रेरणा का वह प्रकार जिसके तहत व्यक्ति स्व इच्छा से किसी कार्य को करता है, उसे किसी भी बाह्य प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्य संपन्न हो रहा है किससे? आंतरिक अभिप्रेरणा से। और सबसे अच्छी चीज डबल अंडरलाइन करके आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे? आंतरिक अभिप्रेरणा से। देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा से कार्य में आनंद की प्राप्ति होती है। क्या याद रखोगे? आंतरिक अभिप्रेरणा से कार्य में आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति स्व इच्छा से कार्य करता है, कार्य में निरंतरता पाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह, लक्ष्य उच्च स्तर पर प्राप्त होता है, ठीक है। लक्ष्य उच्च स्तर पर प्राप्त होता है किसके माध्यम से? आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से। अब बात आती है स्रोत, तो क्या हो जाएगी? आवश्यकता। स्रोत में क्या लिख दोगे? आवश्यकता, अंतर्नोद, स्वप्रेरक, एक क्या? स्व पुनर्बलन। क्या हो जाएगा? स्व पुनर्बलन, स्व प्रतिस्पर्धा,
ये आपके अंदर होनी चाहिए। व्यक्ति में कंपटीशन होना चाहिए, किससे? अपने आप से। देखो मैं कुछ अलग हटकर बातें करता हूँ, अरे हटकर बातें करता हूँ इसलिए तो साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसी और से नहीं, अपने आप से। आप रिकॉर्ड तोड़ो, किसके? स्वयं के। अब रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बढ़ानी पड़े। लास्ट बार रीट में 110 नंबर आए थे, तो इस बार 115 आने चाहिए। अपने आप में कंपटीशन, तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। पर अपन तो क्या सोचते हैं ज़्यादातर कि नहीं मेरे तो 110 आए थे, मेरे दोस्त के 108 ही आए। अरे तो कौन सा सिलेक्शन हो गया? नहीं हुआ ना। तो उनको जो अपने से नीचे है उसको मत देखो, बल्कि ये देखो कि मेरे से ज़्यादा वालों को क्या है और मुझे कितने नंबर लाने थे, अगली बार कितने ज़्यादा लाने हैं। इसे बोलते हैं क्या? स्व प्रतिस्पर्धा। या मैं मेरे स्वयं के दर्शन के अनुसार क्या कहूँगा कि दाएं पैर का कंपटीशन होना चाहिए, किससे? बाएं पैर से। जैसे दायां पैर आगे निकलेगा तो बायां पैर सोचेगा कि मैं आगे निकलूं, तो क्या होगा? बायां भाग के आगे जाएगा। और जैसे बायां आगे निकलेगा तो फिर दायां सोचेगा, तो व्यक्ति रुक पाएगा क्या? नहीं रुक पाएगा ना। यही तो अभी प्रेरणा है, कार्य को आरंभ करना और क्या करना? उसे गति प्रदान करना। व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो किसके माध्यम से पहुंचा? स्व प्रतिस्पर्धा। आप लोगों को क्या करना है? कल 2 घंटे पढ़ाई की थी, तो आज कल का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? 2.5 घंटे। फिर अगले दिन आज का रिकॉर्ड तोड़ना है तो 3 घंटे, फिर अगले दिन 3.5 घंटे, फिर 4 घंटे। फिर बताओ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आराम से होगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या कुछ करना पड़ेगा। क्या उत्पन्न होनी चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा, अपनी इच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हो गई आवश्यकता, अंतर्नोद, स्व पुनर्बलन, स्व प्रतिस्पर्धा। देखो उसने प्रश्न आपको क्या दिया, निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित कथन है। प्रश्न क्या दिया? निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित कथन है। ए, अध्यापिका विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने का कहकर उनसे पुस्तकें पढ़वाती है। बी, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को चॉकलेट खिलाने की कहकर उनसे कार्य करवाया जाता है। अध्यापक विद्यार्थियों को डांटकर कार्य करवाता है। डी, विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर पढ़ता है। या आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो आप क्या बताओगे? विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर पढ़ता है, मतलब वो अपनी इच्छा से पढ़ रहा है। इसी प्रकार का एक और आप प्रश्न देखिएगा। वो प्रश्न क्या देता है? एक अध्यापक विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने का लालच देकर, या लालच शब्द हटा दो, ये लिख दो एक अध्यापक विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने की कहकर उनसे पुस्तकें पढ़वाता है। इससे ए, अधिगम प्रभावी होगा। बी, शिक्षण में गुणवत्ता आएगी। सी, अध्यापक का कार्यभार कम हो जाएगा। या डी, इनमें से कोई नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है इनमें? तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अध्यापक विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने का लालच दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? बाह्य अभिप्रेरणा। आता है समझ में? आपको केवल एक शब्द याद रखना है कि व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से कार्य करता है। प्रश्न उसने क्या दिया? निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरणा के कथन का चुनाव करो। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे अंक लाने। बी, अब देखो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा लगाना पड़ेगा क्या, हाँ जिसकी कमी है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे अंक लाने। बी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक है। सी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्योंकि पुस्तक पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। डी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पुस्तक पढ़ने से पिताजी खुश होते हैं। क्या सही आंसर आएगा? अच्छे अंक लाने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पढ़ोगे तो सही, पर कब तक? अंक लाने तक। निरंतरता पाई नहीं पाएंगे। परीक्षाएं नज़दीक है, कब तक पढ़ोगे? परीक्षा तक। निरंतरता पाई गई? नहीं पाई गई। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्योंकि पुस्तक पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और जो काम करना अच्छा लगता है उस काम को हम हमेशा करते हैं। मतलब कौन सा अभिप्रेरणा का उदाहरण? आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या? मुझे अच्छा लगता है। एक शब्द मैंने आपको बोला था, जिस किसी भी कार्य को करने में
आनंद की प्राप्ति होती है, वहाँ पर क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। अब आ जाते हैं अपन किस पर, बाह्य अभिप्रेरणा पर। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा के तहत क्या कहोगे, अभिप्रेरणा का वह प्रकार जिसके तहत व्यक्ति को कार्य करने के लिए किसी अन्य प्रेरक की आवश्यकता होती है, व्यक्ति स्व इच्छा से कार्य नहीं करता है। जैसे पुनर्बलन, प्रलोभन, दमन, दंड, तिरस्कार, बहिष्कार। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, बाह्य अभिप्रेरणा के। और यहां से देखो बढ़िया प्रश्न क्या आता है, एक प्रभावी अध्यापक पहली बात तो प्रलोभन प्रदान करके शिक्षण कार्य नहीं करवाएगा, दमन करके शिक्षण कार्य नहीं करवाएगा, और बच्चों में प्रतिद्वंद उत्पन्न नहीं करेगा। ये आप विशेष याद रखना। एक प्रभावी अध्यापक कभी भी दो विद्यार्थियों में, ज़्यादा विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों के मन में विरोधाभास, बदला लेने की भावना, द्वेष भावना पैदा हो जाती है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रहेगा, समस्त किसके घटक हैं, बाह्य अभिप्रेरणा के। और एक चीज और याद रखना, दंड देने पर आपका NCF 2005 बहिष्कार करता है, और विशेष रूप से अधिनियम 2009 के तहत दंड देने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से। तो वर्तमान में दंड की बात कभी भी नहीं की जाती है। आगे मैं और बातचीत करूंगा, जब अधिनियम 2009 आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहां से डिटेल से अपन इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी अपन बात कर रहे थे क्या, बाह्य अभिप्रेरणा। तो क्या बताओगे, अभिप्रेरणा का वह प्रकार जिसके तहत व्यक्ति स्व इच्छा से कार्य नहीं करता है, उसे किसी अन्य प्रेरक की आवश्यकता होती है। कार्य में निरंतरता का अभाव पाया जाता है, लक्ष्य प्राप्ति संदिग्ध रहती है, प्रलोभन, पुनर्बलन, दंड, दमन, प्रतिद्वंद, द्वेष भावना, ये तमाम चीजें किसका उदाहरण है, बाह्य अभिप्रेरणा। परंतु एक बात याद रखें, अध्यापक जो प्रदान करता है वो भी बाह्य अभिप्रेरणा है, परंतु बाह्य अभिप्रेरणा से, ये सब कथन उसने आपको दिया, बाह्य अभिप्रेरणा से यदि कार्य में निरंतरता आ जाए तो बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी अभिप्रेरणा में परिवर्तित हो जाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा में। एक गाड़ी जो कि बंद है, उसके आपने धक्का लगाया और सेल्फ स्टार्ट अगर हो जाए तो लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, मतलब क्या बन गई, आंतरिक अभिप्रेरणा। याद रहेगा। अब देखिए मैं आपको वहां लेकर चलता हूं जहां से और प्रश्न आपके बन सकते हैं, उन पर अपन बात करते हैं। क्या अभिप्रेरणा प्रक्रिया, इसके लिए 2 लाइन में बोलूंगा, उनको आप याद रखेंगे। क्या बोला मैंने, अभिप्रेरणा प्रक्रिया। आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, शरीर में किसी घटक की कमी, शरीर में किसी घटक की कमी या अधिकता से उत्पन्न व्यवहार, उत्पन्न व्यवहार आवश्यकता है तथा जिस घटक की कमी एवं अधिकता हुई है वह अंतर्नोद है। इसके कारण व्यक्ति अनुक्रिया करता है जिससे उद्देश्य प्राप्ति होती है। शरीर में किसी घटक की कमी या अधिकता से उत्पन्न व्यवहार अंतर्नोद, जिस घटक की कमी हुई है वह है आवश्यकता, इसके लिए व्यक्ति क्या करेगा, अनुक्रिया
और उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा, उद्देश्य प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर दो शब्द आपके पास आ जाते हैं, एक तो क्या भूख, एक तो क्या आ जाता है भूख, और एक शब्द क्या आ जाता है भोजन। ऐसे प्रश्न छोटे छोटे बन जाते हैं। प्रश्न उसने आपको ये दिया, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख किसका काम करेगी, ठीक है। अब उसने आपको ये दे दिया प्रणोदन, स्कीमा, वीमा और अंतर्नोद। तो अब देखिए उसने कहा कि भूख किसका काम करेगी, ठीक है। तो भूख किसका काम कर रही है, अंतर्नोद का, जिसे कि अपन क्या कहेंगे प्रेरक का, क्या कहेंगे प्रेरक का, और इसी को क्या बोलते हैं चालक, क्या बोलते हैं इसको चालक, ठीक है। और भोजन किसका काम कर रहा है, तो क्या याद रखोगे आवश्यकता। अपन घर पर जाते हैं, बहुत तेज भूख लगी होती है, तो मम्मी को या घर पर जो भी उससे क्या बोलते हैं, मुझे जो बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे आवश्यकता है, क्या बोलते हैं मुझे आवश्यकता है किसकी, भोजन की। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे आवश्यकता है किसकी, पानी की। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे आवश्यकता है किसकी, हवा की। समझ पा रहे हो कुछ, ठीक है। तो शरीर में किसी घटक की कमी या अधिकता से उत्पन्न व्यवहार क्या, अंतर्नोद। शरीर में किसी घटक की कमी या अधिकता से उत्पन्न व्यवहार क्या, अंतर्नोद। उससे जो स्थिति उत्पन्न हो रही किसके कारण, आवश्यकता, और आवश्यकता के लिए मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया, भोजन, और भूख क्या बन जाएगा आपके लिए, अंतर्नोद, ठीक है। तो अभिप्रेरणा चक्र के तहत क्या हो जाएगा, आवश्यकता। अब बताओ आवश्यकता को पहले लिखूं या अंतर्नोद, तो इनको समझो, पहले भूख या भोजन, तो सबसे पहले क्या बताओगे, भूख या भोजन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था सिम्पसन की परिभाषा के तहत, क्या अभिप्रेरणा का जन्म होता है आवश्यकता के फलस्वरूप। किसके फलस्वरूप, आवश्यकता के फलस्वरूप। आवश्यकता होगी तो अपन कार्य करेंगे। अरे कमी किसकी होती है, जो पहले ज्यादा था उसकी कमी होती है ना। भूख कब लगेगी, जब भोजन की कमी होगी। भूख कब लगेगी, जब भोजन की कमी होगी, और भोजन की कमी हुई मतलब पहले था। प्यास कब लगेगी, जब पानी की कमी होगी, है ना। अपन कई पानी की देखिए, इसके शरीर में पानी की कमी आ गई, पानी की कमी आ गई, इसका मतलब पहले पानी उसके शरीर में था, है ना। अब कम हो गया, इसका मतलब पहले क्या आ जाएगा, पानी, भोजन, तो क्या आएगा, आवश्यकता। और आप क्या सोचते थे, पहले क्या आएगा, अंतर्नोद। गलत हो गया, थोड़ा सा समझोगे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आवश्यकता, फिर क्या अंतर्नोद, फिर अपन क्या करेंगे अनुक्रिया, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, उद्देश्य। क्या प्राप्त हो जाएगा, उद्देश्य। अब बताया आप लोगों के दिमाग में बात आ रही है, सर हमने कभी ऐसा पढ़ा था, क्या आवश्यकता उद्देश्य पूर्ति सिद्धांत। क्या पढ़ा क्या था आपने, आपने नहीं पढ़ा था कहीं भी, क्योंकि कहीं किताब में ये मिलता नहीं है। एक बार पेपर में आया था, 3rd ग्रेड के एग्जाम में आया था, ठीक है ना। क्या आवश्यकता उद्देश्य पूर्ति सिद्धांत किसने दिया। अब ये तो उसको भी याद नहीं जो आपको पढ़ाता है, मेरे को तो याद है। अब आवश्यकता उद्देश्य पूर्ति सिद्धांत आपको देता है, अरे आपने नाम सुना है, अभी मैं आपको ये बोलूं पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताओगे, क्लार्क। और उसी को क्या बोलते हैं, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें उसने किस शब्द पर बल दिया, प्रणोदन शब्द पर। और प्रणोदन के लिए उसने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता से उत्पन्न। अब मेरी पूरी 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 लाइन को अच्छे से सुनना। देखो यहाँ तो मैंने बताया था कि शरीर में किसी घटक की, देखो सुनो, शरीर में किसी घटक की कमी या अधिकता से उत्पन्न व्यवहार तो क्या है, अंतर्नोद, ठीक है। मैंने क्या बोला, शरीर में किसी घटक की कमी या अधिकता से उत्पन्न व्यवहार क्या है, अंतर्नोद। और अब मैं ये बोल रहा हूं शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता से उत्पन्न व्यवहार क्या कहलाएगा, प्रणोदन। कमी अधिकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट बोल रहा हूं शारीरिक मानसिक आवश्यकता से उत्पन्न व्यवहार क्या, प्रणोदन। अब पूरा सुनो, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्लार्क हल की, अधिगम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना।
ये प्रणोदन शब्द जब आ जाता है तो मुझे अंतर्नोद याद आता है, अंतर्नोद याद आता है तो प्रणोदन याद आता है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये तो भ्रमित करेंगे आपको। इसकी माँ वीमा, वो लपड़े में डाल देती है वहाँ एग्जाम में, इसकी माँ जीन पियाजे, वीमा गिलफर्ड। ये चीज़ें याद होगी, पेपर इजी लगेगा, क्योंकि जो प्रश्न हमें आता है वो सरल लगता है और जो नहीं आता है वो सब कठिन। पर मेरे को मान लो भूगोल नहीं आती है तो मेरे लिए तो चंबल नदी कहाँ से निकल रही है वो भी कठिन। मेरे को हिंदी नहीं आती है तो हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं वो भी कठिन। ठीक है, साइकोलॉजी आती है तो मुझे, मेरे लिए क्या सरल। प्रश्न आप लोगों को क्या बोलता है, दो प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये है कि भाषा गमन करती है, शिक्षण विधियों में आएगा, ये तो बाद में पढ़ाऊंगा आपको। भाषा गमन करती है सरल से जटिल की ओर या जटिल से सरल की ओर। तो पूरे राजस्थान में जो 12 लाख बच्चे रीट का एग्जाम देंगे वह यही आंसर बताएंगे। 11,75,000 स्टूडेंट का आंसर यही होगा कि सरल से जटिल की ओर, यही ना। तो भाषा गमन करती है तो क्या बताओगे, जटिल से सरल की ओर। क्योंकि भाषा जब हम सीखते हैं तो प्रारंभ में जटिल लगती है और सीखते 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 धीरे धीरे क्या लगने लग जाती है, सरल लगने लग जाती है। और किस सर हमने तो सरल से जटिल भी पढ़ा था, ठीक है। परंतु अगर वो प्रश्न ये देता है कि अध्यापक भाषा शिक्षण कार्य करवाता है तो कहाँ से, सरल से जटिल की ओर शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। किस ओर, सरल से जटिल की ओर, ठीक है। और अगर बात करें गमन करती है तो क्या बताओगे, जटिल से सरल की ओर, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, अंतर्नोद और प्रणोदन। तो देखो मैंने एक तो क्या बोला, शरीर में किसी घटक की कमी या अधिकता क्या कहलाएगा, अंतर्नोद। और शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता से उत्पन्न व्यवहार क्या, प्रणोदन। जिससे, मैं अभी जो चीज समझा रहा हूं उसको समझो, जिससे उत्तेजना उत्पन्न होती है एवं व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति हेतु अनुक्रिया करता है। व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति हेतु अनुक्रिया करता है। देखो प्रणोदन एक तरह से शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता, ठीक है ना। आवश्यकता किसकी, भोजन की। भोजन प्राप्ति के लिए व्यक्ति इसमें क्या कर रहा है, अनुक्रिया। अनुक्रिया के बाद क्या मिल जाएगा उसको, उद्देश्य। क्या मिल जाएगा, उद्देश्य। उद्देश्य के रूप में क्या मिलेगा उसे, भोजन। समझो क्या, उद्देश्य के रूप में व्यक्ति को क्या मिला, भोजन, ठीक है। और भोजन क्या है, आवश्यकता। आवश्यकता क्या है, भोजन। और भोजन क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य प्राप्त हुआ तो क्या मिला, भोजन। भोजन मिला तो क्या प्राप्त, क्या पूर्ति होगी, आवश्यकता की। भोजन क्या, आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या प्राप्त करना होगा, उद्देश्य। उद्देश्य क्या, भोजन। उद्देश्य मिला तो क्या मिला, भोजन मिला। और भोजन क्या था, आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता क्या है, भोजन। भोजन क्या है, उद्देश्य। जैसे उद्देश्य प्राप्त हुआ तो क्या पूर्ति होगी, आवश्यकता। प्रश्न उसने आपको दिया, आवश्यकता उद्देश्य पूर्ति सिद्धांत, ठीक है। जो कि कौन बात कर रहा है, क्लार्क। प्रश्न ऐसा बनता है। आप तो क्या पढ़कर चल जाते हो, पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क ने दिया। अरे ये प्राचीन समय में आता था 2007 के पहले, अब नहीं आता है ना। अब तो प्रश्न देगा तो क्या देगा, प्रणोदन क्या होता है, ठीक है। या फिर प्रश्न क्या देगा, आवश्यकता उद्देश्य पूर्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। किस मनोवैज्ञानिक ने किसी कार्य के दौरान आई हुई बाधा को दूर करके कार्य में निरंतरता लाने के लिए पुनर्बलन पर बल दिया। तो पुनर्बलन पर बल देता है कौन, मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल। अभी अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, अंतर्नोद। आपको क्या याद रखना है, अभिप्रेरणा प्रक्रिया के तहत शरीर में किसी घटक की अधिकता या कमी से उत्पन्न व्यवहार अंतर्नोद है। जिस घटक की कमी हुई है वह आवश्यकता है, जिसके कारण व्यक्ति अनुक्रिया करता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप उसे क्या प्राप्त हो जाता है, उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां से आपका एक प्रश्न और बनता है, ठीक है। अब क्या अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, किसके बारे में, अंतर्नोद। अंतर्नोदी क्या है,
प्रेरक है। तो पहला प्रश्न तो क्या, प्रेरक का कार्य है। इसे गिठान बनाकर अपने बैग में डाल देना, पर खोल के भी रखना है ना, यूँ मत कहना कि यार डाल दिया डला ही रह जाएगा, फिर एग्जाम के बाद ढूंढोगे। ठीक है, प्रश्न क्या देता है, प्रेरक का कार्य है, तो क्या बताओगे, दिशा प्रदान करना। ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर, प्रेरक का कार्य है तो क्या बताओगे, दिशा प्रदान करना। याद रहेगा, ठीक है, लिख लो नहीं रहे तो। ठीक, अब बात आती है कि प्रेरक, देखो अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्रेरकों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। तो अब आपको टॉपिक क्या डालना है, प्रेरकों का वर्गीकरण। तो जब मैं कहता हूं कि प्रेरकों का वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया, वहां पर आप नाम याद रखेंगे। पहले ही बता दिया मैंने, क्या बताया, हाँ क्या, अब्राहम मैस्लो, याद रहेगा। ठीक है, एक और नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कौन, गेरेट। प्रश्न आ रहा है इसमें से भी, क्या आ रहा है वो अभी बता दूंगा। ठीक है, और एक और नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, रुचि उत्पन्न करने की प्रथम कला अभिप्रेरणा है, किस मनोवैज्ञानिक ने बोला था, थॉमसन ने। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो प्रेरकों का सर्वश्रेष्ठ संतुष्टिप्रद वर्गीकरण करते हैं, और प्रेरकों को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो बताते हैं क्या बताते हैं, आंतरिक प्रेरक, या अपन यूँ कहेंगे जन्मजात प्रेरक। क्या बता दोगे, जन्मजात प्रेरक, जिसके तहत आपको क्या याद रखना है, भूख, प्यास, काम प्रवृत्ति और क्या याद रखोगे, थकान। जन्मजात में क्या क्या याद रखोगे, भूख, प्यास, काम प्रवृत्ति और थकान। एक क्या, अर्जित प्रेरक, इसमें से आपका सैकड़ों बार प्रश्न आता है, अर्जित। इसमें दो शब्द याद रखें आप, एक तो क्या याद रखेंगे, आदत। 3 दिन के अंतर्गत 5 बार मैं इसकी बात कर चुका हूं, 6ठी बार आज करूंगा और 7वीं बार एग्जाम में होगी। ठीक है, आदत का संबंध होता है, तो आदत हमेशा पूर्णता क्या होती है, अर्जित होती है ना। पूरा राजस्थान परेशान रहता है इसके मामले में, क्योंकि अपने को क्या लगता है कि आदतें जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। आज से आप निश्चित याद रखिएगा कि समस्त आदतें क्या होती है, अर्जित होती है। और एक, क्योंकि प्रश्न वो किस तरह से देता है, निम्न में से पूर्णतः अर्जित घटक है। क्या प्रश्न दिया, निम्न में से पूर्णतः अर्जित घटक है, ए लिंग, बी बुद्धि, सी आदत और डी अभिरुचि। ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों की नैया को डुबा देते हैं, और अच्छे प्रश्न, इनका आंसर तब निकाल पाओगे जबकि आप लोगों को डीपली इन चीजों के बारे में ज्ञान होगी। उसने प्रश्न दिया है, निम्न में से पूर्णतः अर्जित घटक है, लिंग, बुद्धि, आदत और अभिरुचि। ठीक है, तो देखिएगा इसमें 2 प्रश्नों पर मैं बातचीत कर सकता हूं। ठीक है, पहला तो यह है कि लिंग, तो अब आपको क्या याद रखना है, लिंग पूर्णतः वंशानुगत होता है। क्या याद रखना है, लिंग पूर्णतः वंशानुगत होता है। ठीक है, सेकंड बात क्या याद रखनी है, बुद्धि जन्मजात होती है, परंतु बुद्धि का विकास वातावरण में होता है। बुद्धि जन्मजात होती है, किसने बोला, रोस ने। बुद्धि जन्मजात होती है, परंतु बुद्धि का विकास कहां पर होता है, वातावरण में होता है। ठीक है ना। अब बात होती है अभिरुचि की, तो रुचि मानसिक योग्यता है जो कि जन्मजात होती है, और रुचि का विकास किया जा सकता है प्रेरणा के माध्यम से, प्रेरक के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति, कई चीजें आ जाती है। तो अभिरुचि, लिंग, देखो लिंग की बात करें तो पूर्णतः वंश क्रम पर आधारित है। प्रश्न आपको क्या दिया कि आनुवांशिकी का निर्धारण करता है। प्रश्न क्या दिया, आनुवांशिकी की का निर्धारण करता है, तो कौन, लिंग। ठीक है, लिंग निर्धारण का काम किससे होता है, जीन से।
लिंग निर्धारण का काम कौन करेगा? जीन। ठीक है, जो पुरुष में XY पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे, क्रोमोसोम नहीं। कई व्यक्तियों का क्या मानना होता है कि क्रोमोसोम, नहीं, गलत है। माता और पिता, माता और पिता में जो शुक्राणु पाए जाते हैं, माता में अंडाणु और पिता में शुक्राणु, माता में XY और पिता में माता में XX और पिता में XY, ठीक है, इन दोनों को क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन पिता का जो है केवल XY, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जीन। वंश निर्धारण का काम, आनुवांशिकी का काम, लिंग निर्धारण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पिता पक्ष द्वारा किया जाता है, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा? जीन के द्वारा। ठीक है, तो आनुवांशिकी का निर्धारण होता है किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से। जीन पूर्णतः वंश क्रम पर आधारित होता है। बुद्धि जन्मजात और अर्जित होती है, अभिरुचि जन्मजात और अर्जित होती है, परंतु आदत्य पूर्णतः अर्जित प्रक्रिया है। ठीक है, तो अर्जित। एक और शब्द वापस, क्या? अभिवृत्ति। मैंने यहां पहले क्या लिखा था? अभिरुचि। अब क्या लिख रहा हूं? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति भी क्या होती है? अर्जित घटक है। ठीक है, अभिवृत्ति, शानदार, सीधा, बढ़िया, अच्छा वाला प्रश्न बना। ठीक है, अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है वातावरण में परिवर्तन करके। व्यक्ति को जैसा वातावरण दिया जाता है, ठीक है, वैसा ही उसका दृष्टिकोण बन जाता है, वैसी उसकी विचारधारा बन जाती है। और जैसा व्यक्ति की विचारधारा होती है, वो वैसा ही किसी के बारे में अपना विचार अभिव्यक्त करता है। तो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपनी विचारधारा प्रकट करता है, वह उसकी अभिवृत्ति है। सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अब्राहम मैस्लो, ठीक है, प्रेरकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से, जन्मजात और अर्जित। अब मैं आगे बातचीत करने वाला था किसके बारे में? गेरेट के बारे में। अब किस आदमी को देखेंगे अपन? गेरेट को। तो गेरेट के बारे में जैसे ही चर्चा की जाती है, ये मनक गेरेट प्रेरकों का तीन प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। अच्छा वर्गीकरण है गेरेट का, आपको सुनना होगा, समझना होगा। ठीक है, वक्त दीजिएगा। ठीक, गेरेट ने प्रेरकों का एक वर्गीकरण किया, जैविक प्रेरक। क्या? जैविक प्रेरक। ठीक है, एक ये बताते हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक। कौन सा प्रेरक बताते हैं? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। और एक ये बताते हैं सामाजिक प्रेरक। कौन सा बताते हैं? सामाजिक प्रेरक। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है क्या? जैविक प्रेरक। तो आपको एक पंक्ति में याद रखना है, वे समस्त प्रेरक जो जीवमान को परिस्थितियों के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करके अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। जो प्रेरक हमें हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं, वह सारे प्रेरक कौन से हैं? जैविक प्रेरक। ठीक है, और जितना भी संवेगात्मक व्यवहार है, भय, क्रोध, आनंद, दुख, पीड़ा, कष्ट, तमाम कौन से प्रेरक हैं? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। वह संवेगात्मक व्यवहार जिससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, या वह संवेगात्मक घटक जिनके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, कौन से प्रेरक है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। भय, क्रोध, आनंद, दुख, कष्ट, जो भी है तमाम। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनेगा, कहाँ से? सामाजिक में से। ठीक है, लेवल 1 वाले बच्चे इस जैविक शब्द का संबंध याद रखना। जैविक शब्द का संबंध होता है परिस्थिति के तंत्र में अनुकूलन स्थापित करने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या है? जैविक घटक। ये पर्यावरण में आएगा ना। ठीक है, कभी कभी मैं पर्यावरण भी पढ़ा देता हूँ। वाह, हाँ, देखिए सामाजिक प्रेरक, तो क्या याद रखोगे? वह प्रेरक जो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए
प्रेरित करते हैं। कौन से प्रेरक? सामाजिक प्रेरक। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह क्या कि उपलब्धि अभिप्रेरण। किस प्रकार उपलब्धि अभिप्रेरण? वह प्रेरक जो आपको उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उपलब्धि अभिप्रेरण प्रेरक का कौन सा प्रकार है? तो क्या बताओगे? सामाजिक प्रेरक। व्यक्ति एक बार पीएचडी कर लेता है, 2 बार करता है, 2 बार कर ली, 3 बार कर रहा है। अरे डॉक्टर तो एक बार ही लगेगा ना, पर नहीं, 3 बार पीएचडी इस सब्जेक्ट में, पीएचडी इस सब्जेक्ट में, पीएचडी इस सब्जेक्ट में। लेखक एक किताब लिखी, लेखक बन गया, लेकिन 5 किताबें लिखता है। क्यों? लेखक बाल विकास, लेखक विद्यालय प्रबंधन, लेखक शिक्षा मनोविज्ञान, लेखक शिक्षण शास्त्र, 5 किताबें लिख रखी है। इतना बड़ा नाम हो गया। वो किताबें पढ़कर ही आदमी सुन और धांसू आदमी होगा। समाज में क्या बनी? प्रतिष्ठा। तो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए जो प्रेरक प्रेरित करेंगे वह कौन से प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक। याद रहेगा? ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस मानक की। कौन? थॉमसन। थॉमसन प्रेरकों का 2 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। एक तो क्या होता है, कौन सा प्रेरक होता है? स्वाभाविक प्रेरक। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्वभाव। और एक कौन सा प्रेरक होता है? कृत्रिम प्रेरक। वे प्रेरक जो व्यक्ति के स्वभाव में पाए जाते हैं, दया, करुणा। और अपन भारतीय व्यक्तियों में सबसे धांसू क्या? सलाह फ्री पॉकेट में मिलती है। आप किसी को भी नहीं मांगोगे तो भी सलाह मिलेगी, पर आप समझ जाओ उसका क्या है? स्वभाव है। खेल भावना। अनुकरण। अनुकरण को यूँ समझो नकल करना। क्या समझो? अनुकरण। अरे अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, जो क्या कहता है? बालक बालिकाएं समाज में दूसरे व्यक्ति का कार्य का अनुकरण करके सर्वाधिक सीखते हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तमाम चीज़ें किसके माध्यम से सीखते हैं? अनुकरण से। और अच्छाइयों और बुराइयों से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का। अच्छाइयों बुराइयों का योग क्या? व्यक्तित्व। तो प्रश्न उसने आपको क्या दिया? व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? अनुकरण की। व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? अनुकरण की। ये अधिगम में पढ़ाऊंगा आपको धांसू तरीके से, ठीक है ना। अभी अपन बात कर रहे हैं क्या? स्वाभाविक प्रेरक जो व्यक्ति के स्वभाव में पाए जाते हैं। खेल भावना, दया, सलाह, करुणा, सहयोग भावना, ये सब क्या है? स्वाभाविक है। अभी बात क्या? स्वभाव पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा, पुनर्बलन देना पड़ेगा, पुरस्कार देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, तमाम चीजें क्या है? कृत्रिम प्रेरक। प्रेरकों का वह प्रकार जिसके माध्यम से स्वाभाविक प्रेरकों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। क्या बताओगे? कृत्रिम प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक पर नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के प्रेरकों का उपयोग किया जाएगा? कृत्रिम प्रेरकों का। आता है समझ में? ये आपका अभिप्रेरणा टॉपिक, जिसमें से एक प्रश्न आपका बनेगा, या तो कहाँ से बनेगा? ये प्रेरकों में से, या फिर कहाँ से बनता है? परिभाषाओं में से। परिभाषाओं में आपकी विशेषताएं निकल कर बाहर आ जाती है, या कभी कभार कर देता है सीधा प्रश्न। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, आगे अपन और भी बढ़िया बातचीत करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, आप पूरे टॉपिक को सुने। अब मैंने आपसे एक बात करी थी क्या, कि मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जिनका आंसर आपको जो है देना है। ठीक है, किसके माध्यम से? कमेंट के माध्यम से। और फिर अगले वीडियो में मैं उनके आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वह क्या 5 प्रश्न होंगे वो आप ये होमवर्क नोट कीजिएगा। ये आपके लिए प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको स्वयं को देना है, जिसके बारे में अपन अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। प्रश्न ये है, किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं आक्रामक स्वभाव के व उद्दंड स्वभाव के होते हैं, अतः उन्हें स्व अनुशासित किया जा सकता है। किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं आक्रामक
वह उद्दंड स्वभाव के होते हैं, अतः उन्हें स्व अनुशासित किया जा सकता है। विकल्प यह है औपचारिक शिक्षा प्रदान करके, बी सहभागितापूर्ण व्यवहार अपनाकर, सी कार्यों को स्वीकृति प्रदान करके, और डी उत्तरदायित्व प्रदान करके। इसमें से एक आंसर आपको टिक करके और सेंड करना है। किस अवस्था के बालक बालिकाएं परिकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाते हैं? किस अवस्था के बालक बालिकाएं परिकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाते हैं? ए संवेदी पेशी विकास अवस्था, बी वैचारिक क्रिया अवस्था, या मूर्त क्रिया अवस्था, सी अंतः प्रज्ञे काल, और डी औपचारिक क्रिया अवस्था। ये आपके सामने प्रश्न होगा, इसका आंसर आपको देना है। आंसर आप कमेंट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, पता लग जाएगा किसका आंसर सही है और किसका गलत है। अगला प्रश्न कि निम्न में से एक को पृथक कर दिया जाए तो बाकी सभी शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग के संदर्भ में सही कथन होंगे। निम्न में से एक को पृथक कर दिया जाए तो बाकी सभी शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन होंगे। विकल्प है ए पशु पक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बी किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, सी पाठ्यचर्या में परिवर्तन हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं, डी शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। ये आपका प्रश्न, आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न आपका होगा इस प्रकार से, दंड के माध्यम से विद्यार्थियों को स्व अनुशासित किया जा सकता है। आदर्शवादियों की विचारधारा, परंतु इससे विद्यार्थियों में भय उत्पन्न हो जाता है। उपयुक्त कथन में बल दिया गया है आदर्शवाद पर, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद। प्रश्न आपका, दंड के माध्यम से विद्यार्थियों को स्व अनुशासित किया जा सकता है आदर्शवादियों की विचारधारा, परंतु इससे विद्यार्थियों में भय उत्पन्न हो जाता है। उपयुक्त कथन में बल दिया गया है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद। आपको स्व-विवेक का प्रयोग करना है, आंसर सोचना है, थोड़ा सा चिंतन करना होगा, आंसर आ सकता है। अगला प्रश्न और अच्छा प्रश्न, ये पांचों शानदार प्रश्न आपके सामने जिनका आपको उत्तर देना है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अधिक प्रचलित हैं क्योंकि ए विकल्प केवल पढ़े लिखे वर्ग के लिए प्रयुक्त होते हैं, बी केवल बिना पढ़े लिखे वर्ग के लिए प्रयुक्त है, सी केवल पढ़े लिखे छोटे एवं बड़े व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त है, डी छोटे एवं बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ वर्ग के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये आपके पास चारों 5 प्रश्न हैं और इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, इन प्रश्नों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे अगले वीडियो में, जिसको हम अगली क्लास में प्रस्तुत करेंगे, जिसके तहत अपन अगले टॉपिक पर बात करेंगे विस्तार से। ठीक है, जहाँ तक के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं।